मैंने कहा यार तेरे साथ यूएन ऑफिसर बैठा हुआ है। मैं कहा यार इसको ओवरटेक करना ज़रा। हमने रेंजर्स को उस टाइम देखा है जब इसके पर ही नहीं थे, जिसमें कुत्ते हमारे सामने पानी पी रहे थे, जिसमें गायें आके और ऊंट हमारे सामने पानी भी पी रहे थे और पेशाब भी कर रहे थे। साहब जी सब यही पीते हैं और आपने भी यही पीना है। किसी ज़माने की, हाँ जी, किसी ज़माने की कब्र थी जो कि वो गिर चुकी थी और उस कब्र में मैं सारी रात लेटा रहा। ऊपर का नहीं कमाया, कमाया सुकून, आराम, इज़्ज़त। क्योंकि आफाक अहमद साहब को अरेस्ट किया था, जब मैंने उनको रोका तो उन्होंने मुझे कहा कि जी ये दीवारों पे देख रहे हैं कि किसका नाम लिखा हुआ। मेरा जो छोटा बेटा है इस टाइम वो पाक आर्मी में एज ए ट्रेनी है और इंशाल्लाह चंद महीनों में वो एज ए कैप्टन पास आउट हो जाएगा। फैमिली को तो हम टाइम दे ही नहीं सकते, कोई उधर गुजारें टाइम तो आपको पता चले। बहुत टफ है, बहुत टफ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मोहतरम आगा शजर अब्बास साहब, सुपरिटेंडेंट पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब। सर बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। इब्तदाई में ऑडियंस ने देखा है आपकी क्या खिदमात हैं और क्या करियर है माशाल्लाह। सर हम थोड़ा आपसे जानना चाहते हैं कि एक सोल्जर की जितने साल की सर्विस होती है उसकी शुरुआत, नुक्ता आगाज़ तो कोई होगा, तो क्या सोच कर आए थे और इब्तदाई दौर किस तरह अटैम्प्ट किया, किस तरह आप एकेडमी में टाइम गुजारा, थोड़ा अगर उसको आप मुख्तसरन बयान कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो एक आर्मी फैमिली से मैं बैकग्राउंड है, मेरा ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे फादर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल हैं जिन्होंने 71 वॉर में हिस्सा लिया और उसके बाद वो जंगी कैदी भी रहे। मेरा बचपन जो है ना मुख्तलिफ़ कैंटोनमेंट्स में अपने फ़ादर के साथ गुज़रा और जब भी हम इकट्ठे होते थे, बैठते थे, तो मेरे वालिद अपनी जंग के किस्से, अपनी सर्विस के किस्से, अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स हमारे साथ शेयर करते थे। तो हमारे दिल में भी ये था कि अल्लाह मियाँ ने अगर मौका दिया तो पाक आर्मी ज्वाइन करूँगा। और फिर मैंने 2 दफ़ा पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करने के लिए टेस्ट भी दिए। एक दफ़ा ISSB कोहाट, एक दफ़ा ISSB गुजरांवाला। अनएक्सपेक्टेडली मैं तो अपने आप को समझता था कि मैं फ़िट हूँ, मगर अल्लाह मियाँ को ज़्यादा पता होता है कि कौन किस जगह पे जाके फ़िट होगा। तो मैं रह गया, सेलेक्ट ना हो सका, नॉट रिकमेंड हो गया। काफ़ी डिसहार्ट था। तैयारी क्योंकि मैंने आर्मी के लेवल की हुई थी। उन्हीं दिनों में मेरे फादर रेंजर्स में एज आ विंग कमांडर वागा सर्विस कर रहे थे। तो मेरी 2 खालाजाद भाई जिन्होंने BA किया हुआ था वो हमारे घर आए और रेंजर्स में उन दिनों में डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर की भर्तियां हो रही थी। तो उन्होंने आके मेरे अब्बू को कहा कि खालू हम रेंजर्स में आना चाहते हैं। तो मेरे फादर ने उनको बताया कि सुबह इतने बजे आप उधर ग्राउंड आ जाएं। जब वो जाना था तो मेरा दिल वैसे ही चाहा कि आर्मी में तो मैं जा नहीं सका, तो रेंजर्स भी एक आर्मी का ज़ैली इदारा है, तो इधर ट्राई कर लेता हूँ। अपने फ़ादर को बग़ैर बताए मैं अपने कज़न्स के साथ चला गया अपने डॉक्यूमेंट्स लेके और मैंने अप्लाई कर दिया। हम तीनों कज़न्स में से एक मेरा और कज़न है जवाद शेरवानी, नाउ ही सर्विंग एज आ सुपरिटेंडेंट रेंजर्स, अभी वो सर्विस कर रहा है। मैंने तो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले ली। तो हम दोनों सेलेक्ट हो गए और मेरी जर्नी वहाँ से रेंजर्स में एज आ सब इंस्पेक्टर स्टार्ट हुई। और जब मैंने आके अपने वालिद को ये 1992। अच्छा, और आप गुजरांवाला में? नहीं, उस टाइम हम लाहौर में थे। अच्छा, लाहौर में मेरे फादर उस टाइम विंग कमांडर वागा थे और मैंने जब उनको बताया कि मैं रेंजर्स में आ गया हूँ तो उन्होंने कोई खुशी का इजहार नहीं किया, क्योंकि जो है ना रेंजर्स को वो एक आप समझ लें कमतर फोर्स समझते थे, सेकंड चॉइस। तो उनका यही था कि मेरा बेटा मेरी जगह पे आर्मी में आए। तो मैंने उनसे कहा, मैं कहा जी जब आपकी के डिपार्टमेंट में मैंने ट्राई किया और मैं सेलेक्ट नहीं हो सका तो शायद मेरी ज़िंदगी यहाँ पे रेंजर्स में सही गुजर जाए। तो उन्होंने कहा कि यार ये रेंजर्स की लाइफ बहुत टफ़ है। आर्मी की लाइफ में तो बंदा कैंटोनमेंट्स में रह सकता है, अपनी फैमिली को टाइम दे सकता है। जो रेंजर्स है ना, तुमने सिर्फ रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में देखी है या वाघा बॉर्डर पे देखी है। जब तुम्हें बॉर्डर पे जाके रहना पड़ा ना तो तुम्हें समझ लग जाएगी और फिर तुम कहोगे कि मेरे वालिद ने मुझे क्यों नहीं समझाया। मगर मेरे ऊपर एक जुनून था, मैंने कहा जी जो मर्ज़ी हो जाए,
अब मैंने रेंजर्स छोड़नी नहीं है। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, मगर एक बात याद रखो, अगर तुम ट्रेनिंग से भाग गए या तुमने क्विट किया तो फिर मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। मैं कहा जी आप एक दफ़ा मुझे जाने दें, आगे मैं जानूँ और रेंजर्स जाने। तो बस इस मिशन को लेके हम लाहौर से चले, और बड़ा उस टाइम, अभी तो बड़ा एडवांस दौर हो गया जी। जब हम लाहौर से चले हैं तो हम तकरीबन 5 या 6 दोस्त थे। हमें बड़े मुश्किलात से, सबसे पहले तो हमें यही नहीं पता था ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे है, मंडी बहाउद्दीन कैसे पहुँचना है। वो फिर हमने रेंजर्स वालों से पूछा, उन्होंने हमें बताया जी आप लाहौर लारी अड्डे पे चले जाएं। उस ज़माने में GTS सर्विस एक चलती थी, रेड कलर की सरकारी बसें। तो उस बस में हमने जनाब अपने बक्से रखे, और जब उसमें बैठे तो हम जो 7 दोस्त यहाँ से सवार हुए थे, एंड तक अभी तक हमारा वो ग्रुप चलता है, और हम आपस में एक दूसरे को कहते हैं हम GTS ग्रुप हैं। जब हम मंडी बहाउद्दीन पहुँचे, सोच के क्या गए हुए थे, जब वहाँ पे पहुँचे तो नज़ारा क्या देखा, आज तक मैं वो लम्हात नहीं भूल सका। मतलब डिसअपॉइंटमेंट हुई? एक किस्म से सर डिसअपॉइंटमेंट भी हुई, और वहाँ पे जाके पता चला कि मतलब हाथी के दांत खाने के और हैं और दिखाने के और। मिसाल के तौर पे रेंजर्स को अभी आप जब देखते हैं ना कर्रो फर के साथ, हमने रेंजर्स को उस टाइम देखा है जब इसके पर ही नहीं थे, और बहुत कसम पुरसी का आलम था। अभी जो रेंजर्स एकेडमी है, अब मैं जब जाता हूँ ना तो वो जगह जब मैं देखता हूँ, कभी कभी हम जाते हैं साल 2 साल 4 साल के बाद सारे दोस्त इकट्ठे होके कि चलो भाई एकेडमी चलते हैं, तो हमें वो अपना दौर याद आता है कि जब हम उधर गए। सबसे पहले तो ये है कि जब हम गेट से एंटर हुए तो हमारा जो इस्तकबाल हुआ, हमारे सर पे बक्से रखा दिए गए, जैसे आप एकेडमी का किस्सा सुनते हैं, रैगिंग स्टार्ट हो गई हमारे साथ। सर सिचुएशन ये थी कि रेंजर्स जो है ना एक मिक्सचर है। रेंजर्स में मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं। एक कैटेगरी वो है जो कि सिपाही से प्रमोशन लेते लेते सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, और फिर कुछ लोग जो है ना अपने 60 साल की सर्विस में जाके ऑफिसर बनने में भी कामयाब हो जाते हैं, मगर वो बहुत ही रेयर केसेस हैं। दूसरी कैटेगरी ये होती है कि डायरेक्ट नायक आते हैं, तीसरी में डायरेक्ट हवलदार आते हैं, चौथी में डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर आते हैं, और हमारे जो रेंजर्स के रूल्स हैं उसमें आप डायरेक्ट DSR भी आ सकते हैं, जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन है उस तरह। मगर वो क्योंकि इस टाइम हमारी जो रेंजर्स है वो आर्मी के अंडर कमांड है, तो वो जो डायरेक्ट ऑफिसर्स आने वाले हैं उनकी जगह पे आर्मी डेपुटेशन पे आती है ताकि हमें गवर्न कर सके। तो जो बाकी हैं वो जो सब इंस्पेक्टर रेंजर्स की जो एकेडमी से आते हैं वो प्रमोट कम ही होते हैं, वो बहुत ज़्यादा अगर प्रमोशन ले लें तो SSR तक जाते हैं। वो भी जब 60 साल की सर्विस हो जाती है, बाबे बन जाते हैं, तो तब जाके वो SSR बनते हैं। नॉर्मली जो हैं रेंजर्स ऑफिसर्स जो सब इंस्पेक्टर आते हैं वो SR या DSR ही रिटायर हो जाते हैं। नहीं, हम जो सुनते हैं DG रेंजर्स हैं, DG रेंजर्स पंजाब, वो ज़्यादातर वो होते हैं जो आर्मी से डिप्यूटेशन। जी, हमारे डायरेक्टर जनरल्स जो हैं वो पाक आर्मी से एज ए मेजर जनरल जो होते हैं वो आते हैं। उसके बाद जो हमारे DDGs होते हैं वो ब्रिगेडियर्स आते हैं। फिर उसके बाद जो हमारी जो की अपॉइंटमेंट्स हैं वो कर्नल आते हैं। नॉर्मली जो हमारे विंग कमांडर्स होते हैं वो तकरीबन ज़्यादातर लेफ्टिनेंट कर्नल्स होते हैं। उनके साथ जो सेकंड इन कमांड होती है वो रेंजर्स के रेंजर ऑफिसर्स होते हैं एज SRs। पाकिस्तान रेंजर्स जो है वो मिक्सचर है पाक आर्मी और पाक पुलिस का, पंजाब पुलिस का। जो हमारे ऊपर जो रूल्स हैं वो पंजाब पुलिस के इम्प्लीमेंट होते हैं, और जो हमारे ऊपर कमांड है वो पाक आर्मी की है। तो इस वजह से हमारा इदारा जो है ना वो दोनों महकमों का एक मिक्सचर है। डिसिप्लिन भी इसमें है और रिलैक्स भी है। अच्छा, एकेडमी में आने के बाद इब्तदाई दिनों की सिर्फ बात कर रहा हूँ, कभी दिल में आया कि नहीं फादर की झड़क सुन लेंगे, मार भी खा लेंगे, बस यार वापस चलो, मेरा दिल नहीं लग रहा? हाँ, आया। जब मैं पास आउट होके आफ्टर ट्रेनिंग मेरी पहली पोस्टिंग हुई बहावल नगर, और जब हम बहावल नगर पहुँचे तो वहाँ पे सबसे पहले हमारा एक ओरिएंटेरिंग कंपटीशन होता है, जो कि आप समझ लें कि डेज़र्ट में हमने रहना होता है, और मुख्तलिफ़ टीम्स जो होती हैं उनको टास्क दिए जाते हैं
वो हमने कंपास के ज़रिए अपना नेक्स्ट पॉइंट ढूंढना होता है और उसके अंदर भागना होता है, और वो जितने कम टाइम में जो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स अपने ढूंढ के आता है वो टीम फर्स्ट आती है। तो जब मैं अपना कराची से मेरी पोस्टिंग हुई बहावल नगर, तो जब मैं बहावल नगर आया तो मुझे उन्होंने, क्योंकि हम यंग थे, तो ओरिएंटेरिंग कंपटीशन पे भिजवा दिया यजमान। अब सर जहाँ पे हम पहुँचे वहाँ पे सबसे पहले तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि वहाँ पे उन दिनों में ये सोलर पार्क बनाया था नवाज़ शरीफ साहब ने। अच्छा। वहाँ पे सोलर का बहुत बड़ा एक पार्क था। डेजर्ट है जी, डेजर्ट। तो वहाँ पे जाके हमारे कमांडोज़ के टेंट्स लगे हुए थे, तो हम अपने साथ पानी वानी तो सारा लेके गए थे, कूलर्स थे। तो एक दिन तो वो जो कूलर मैंने भरा था भावल नगर से वो चलता रहा। जब अगले दिन सुबह मैंने उठ के अपने अर्दली को कहा कि जाके पानी लेके आओ पीने के लिए, तो जब उसने पानी ला के मेरे सामने रखा ना, तो यकीन माने कि मैं परेशान हो गया। वो गदला नहीं था, वो मेरे सामने उसने जग उठाया, और जहाँ पे हमारी कैंपिंग हुई थी हमारे साथ एक टोबा था। टोबा कहते हैं एक छप्पर को, जिसमें उस उधर के करीब के गांव की औरतें आके अपने कपड़े धोती थीं, जिसमें कुत्ते हमारे सामने पानी पी रहे थे, जिसमें गायें आके और ऊँट हमारे सामने पानी भी पी रहे थे और पेशाब भी कर रहे थे। तो मैंने उसको जब वो जग भर के लाया और उसने मेरे पास रखा ना, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा वो पागल के बच्चे, मैंने पानी मुंह पे डालना है, मैंने ये कुछ छिड़काव के लिए नहीं बुलाया, मैंने ये पीना है, इस्तेंजा नहीं करना है। हाँ, उसने कहा जी कि साहब जी सब यही पीते हैं और आपने भी यही पीना है। मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं, ये नहीं पीऊँगा। उसने कहा सर समझ लें कि अब आपने यही पीना है। मैं 2-3 जो दोस्त थे मेरे, उनके टेंट्स में गया, किसी के पास पानी है, उन्होंने कहा नहीं यार हमने भी उनके लिए भी वही पानी पड़ा हुआ था। आप यकीन करेंगे सर, मैंने अगला पूरा दिन, अगली पूरी रात और नेक्स्ट डे सुबह तक मैंने पानी नहीं पिया, और मैंने कहा ये मैंने पीना भी नहीं। और उसी तरह वो पड़ा पड़ा, वो उसका गंद नीचे बैठ गया और ऊपर से कुछ ना कुछ साफ़, थोड़ा सा साफ़ नज़र आने लग गया। तो मैं इतना, जब वो कंपटीशन भाग के आया ना, तो उसके बाद बंदा इतना पसीना और गर्मी और डेजर्ट कि इतना परेशान हो गया कि मैं बेहोश होने वाला हो गया। तो मैंने कहा यार पानी, उसने कहा सर यही है। तो मैंने जो पहली दफ़ा वो पानी पिया तो अपना नाक को ऐसे पकड़ के और गिलास किया, और मुझे उल्टी आ रही थी। उस टाइम मैंने कहा यार लानत भेजो ऐसी नौकरी पे जिसमें खाना और पीना भी बंदे को नसीब नहीं होता। तो मैंने ये सोचा कि अब मैं यहाँ से जाऊँ। अब मैंने जब कहा कि मैंने वापस जाना है, तो उन्होंने कहा जी कंपटीशन से पहले तो नहीं जा सकते। तो फिर 4 दिन हमने वहाँ पे स्टे किया, 4 दिन फिर वही पानी पिया। फिर उसके बाद मेरे दोस्तों ने समझाया, उन्होंने कहा यार बस ये तो समझो कि कमांडो हमारा कंपटीशन था और ये हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है। तो यार अभी जब बॉर्डर पे जाएंगे उधर पानी मिलेगा, ये होगा, आगा नहीं छोड़ना, आगा नहीं छोड़ना। बस वो करते करते कई मकामात आए हैं जी, इतनी सख्ती कि आप सोच नहीं सकते। और हाँ जी, मगर अब जब मैं जाके देखता हूँ तो अभी माशाल्लाह बहुत कंफर्टेबल हैं, हमारे जवान भी बहुत कंफर्टेबल हैं। पहले जब हमारी पोस्टें थी कि उनमें सांप आके बैठ जाते थे हमारे बिस्तरों में, हमारे अंदर कच्ची पोस्टें थीं। मगर अभी हमारे एक जनरल गुज़रे हैं, जनरल हुसैन मेहदी, उन्होंने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट की। उनके दौर में जो रेंजर्स ने तरक्की की है, वो आप समझ लें कि जैसे वो बूस्ट करते हैं, उस तरह उस बंदे ने हमारी रेंजर्स के मेयार को, रेंजर्स की अकोमोडेशन को, रेंजर्स की गाड़ियाँ, रेंजर्स का जो हर किस्म का माहौल है। ये 2006-7 की बात? जी, 2004 से लेके 6-7 तक ये जो पीरियड है, ये रेंजर्स का एक आप समझ लें कि गोल्डन पीरियड था। उसमें रेंजर्स ने एकदम अंगड़ाई बदली है। एक तो पहले लोग हमें जानते नहीं थे, फिर रेंजर्स पंजाब में जो है ना एक्शन शुरू हुए, जगह जगह पे जाना शुरू हुई। तो उसके बाद से अब, पहले मैं जब रेंजर्स वाल का अपना रेफरेंस देता था, अपने गांव में बताता था कि रेंजर्स में हूँ, तो वो कहते थे रेंजर्स क्या है। मैं फिर उनको बताता था बॉर्डर पुलिस। तो जी मतलब लोग इतना नहीं जानते थे। मगर 2004-5 के बाद जब ये रेंजर्स ने पंजाब में भी किया ऑपरेशन वगैरह, तो उसके बाद से अब रेंजर्स को लोग उसी तरह इज़्ज़त देते हैं जिस तरह पाक आर्मी। कराची में भी जो हुआ जी, कराची में भी जी, उसकी वजह से बहुत रेंजर्स को एक, हाँ जी। अच्छा, करियर में कोई ऐसा लम्हा आपने कलमा पढ़ लिया हो कि नहीं भाई अब तो नहीं बचूंगा, कभी ऐसा कोई लम्हा आया? सर आया, अगर काबिल बयान है तो।
ज़ाहिर बात है आप लोगों की सर्विस ऐसी, बहुत सी चीज़ें मख्फी रखना आपकी इदारा जाती मजबूरियाँ भी होती हैं, अगर आप बयान कर सकें। गोलियों का तो सामना कई मरतबा किया। आपको एक मैं किस्सा सुनाता हूँ कि मैं अपने घर में जो है ना बड़ा लाडला था, क्योंकि मेरी मदर की डेथ हो गई जब मैं स्कूल लाइफ में ही था, मैट्रिक में था। तो मेरे बाप ने मुझे इसी तरह पाला जिस तरह ना दोस्तों को, और हर दुनिया की फैसिलिटी हमारे फादर ने हमें दी। तो जब मैं रेंजर्स में गया तो बॉर्डर के ऊपर मुझे एक इंटरेस्ट था अपने वालिद की किस्से और सुन के वाक़यात। तो मैं ये चाहता था कि मैं भी कुछ ऐसा करूं जो कि मेरे वालिद भी लोगों को बता सकें कि मेरे बेटे ने ये किया। तो जब हमें रेंजर्स पे एंटी स्मगलिंग, अभी तो सारी तार लग गई है, पहले तार नहीं होती थी, तो हमें मुख्तलिफ़ जगहों पे नाकाबंदी करनी होती थी। तो हम अपने इन्फॉर्मर्स से पूछते थे कि यार कहाँ से, बॉर्डर फेंस की बात जी फेंस की, हम अपने इन्फॉर्मर्स हमारे होते थे, वो बताते थे जी फ़लाँ जो बॉर्डर का पिलर है ना, वहाँ से स्मगलिंग ज़्यादा होती है, फ़लाँ जगह से ज़्यादा होती है। तो मैं कोशिश ये करता था कि रात को नाके पे ना, जहाँ पे से स्मगलिंग ज़्यादा होती है वहाँ पे जाके मैं ख़ुद नाका लगाता था अपने जवानों के साथ। वरना अफसर नॉर्मली होता नहीं, ऑफिसर नहीं जाते, वो सिर्फ विज़िट करते हैं। तो मैं सारी सारी रात अपने जवानों के साथ जाके नाके लगाता था। तो लोग कहते थे ये आगा साहब पागल हैं। तो मैं कहता था कि अल्लाह मियाँ शायद मुझे ना कोई ऐसी कामयाबी दे। एक दफ़ा सर ऐसा हुआ कि हम सरे शाम चले जाते थे, मगरिब जब सूरज ढल रहा होता है, और फिर कुछ जगह लोकेट करके ना, तो वहाँ पे हम बैठ जाते थे, सारी रात बैठे रहना, ड्यूटी करना। तो उसमें जो सीनियर होता है ना, उसको इतना फ़ायदा होता है कि उसका बिस्तर जो होता है ना, वो कंबल शंबल हम साथ लेके जाते हैं, तो वो उधर ज़मीन पे बिछा के कहीं पे वो इजी लेट जाता है, और जो जवान होते हैं वो 2-2 घंटे की ड्यूटी देते हैं। अब वहाँ पे जब हम गए ना, तो थोड़ा अंधेरा ज़्यादा हो चुका था, तो मैंने देखा एक गड्ढा सा है, तो मैंने अपने जवान को कहा, मैं कहा यार इसमें मेरा कंबल बिछा दो, ऐसे लगेगा जैसे मैं कॉट में लेटा हूँ। उन्होंने उधर बिछा दिया। अब मैं जब लेटा ना, तो मुझे इस जगह पे कोई चीज़ चुभी, मैंने अपनी कोनी से उसको यूँ सीधा करके तो मैं सो गया। अब सुबह जब मैं उठा हूँ ना सर, तो उठ के जब बाहर निकलो, मैं कहा यार ये रात को मुझे क्या छुपता रहा है। तो वो देखा तो वो एक बंदे की, इंसान की सिरी थी, सर था, वो कोई किसी ज़माने की, हाँ जी, किसी ज़माने की कब्र थी जो कि वो गिर चुकी थी, और उस कब्र में मैं सारी रात लेटा रहा। और जब मैंने सुबह देखा तो मतलब मैंने आपको बताया ना कि मैं बड़ा लाडला था, तो मैंने ये सोचा वो सारी रात मैं कब्र में लेटा रहा हूँ। तो मुझे 3 दिन टेम्परेचर हो गया, और मतलब उसके बाद फिर मैंने उसी टाइम उन लोगों को बुला के गांव से हमने वो कैयाँ वगैरह मंगाई, और उस कब्र को दोबारा हमने उसके ऊपर मिट्टी शट्टी डाल के उधर पत्थर लगा के उसका निशान पड़ा, उधर फातिहा पढ़ के हम आ गए। तो सर्विस के दौरान सर, अभी तो लोग कहते हैं ना कि ये लोग क्या करते हैं बॉर्डर पे, इनको प्लॉट मिलते हैं, इनको पेंशन मिलती है। सर कोई उधर गुजारें टाइम तो आपको पता चले, बहुत टफ है, बहुत टफ है। फैमिली ने कभी शिकवा किया? फैमिली को तो हम टाइम दे ही नहीं सकते। रेंजर्स में फैमिलीज़ को टाइम देना बहुत मुश्किल है। जब आप छुट्टी मांगते हैं तो आपको कहते हैं कि बाद में क्या होगा, बहुत मुश्किल से टाइम मिलता है। जिसको छुट्टी मिल जाती है उसके लिए ईद ही होती है। तो अब आके जब बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए हैं आपके, जी जी, तो दुख नहीं होता कि मैंने इनको पहला कदम चलते हुए, पहला लफ्ज़ बोलते हुए हो सकता है देखा हो लेकिन उस कंसिस्टेंसी से नहीं देख सका, या ये माँ के ज़्यादा करीब हो गए इस वजह से, कोई ऐसी चीज़ लगती नहीं है आपको? अल्लाह का ज़रा करम में मुझ पर ख़ास करम रहा है। मैं ये जो बात कर रहा हूँ ना, ये नॉर्मल तमाम रेंजर्स के लिए कर रहा हूँ कि रेंजर्स की नॉर्मल जो लाइफ है ना, बहुत टफ़ है। अल्लाह पाक का मुझ पर बहुत मेहरबानियाँ रही हैं मेरी ज़िंदगी में। मेरी इस लाइफ मैंने ऐसे ही गुजारी है जैसे आप कॉलेज की लाइफ गुजारते हैं, क्योंकि माइंड था थोड़ा आर्मी से रिलेटेड, और मुझे कोई नया काम करने की जो है ना एक जस्तजू रहती थी। तो मैं इंटेलिजेंस में मेरा बहुत टाइम गुजरा। तो इंटेलिजेंस ऐसी ही थी जैसे आप और मैं बैठे हुए हैं इस टाइम। तो सीवीज़ में ज़्यादा मेरी सर्विस गुजरी, और बच्चों को भी मैंने ज़्यादातर अपने साथ रखा। आप यूएन मिशन पे भी गए? जी जी। वो कितना टाइम के लिए गए थे, क्या दौर था, और वो एक्सपीरियंस कैसा था? सर ये अल्लाह पाक का और कहाँ गए थे? मुझ पे बड़ा एहसान है कि मैंने ड्यूरिंग इंटेलिजेंस मैंने एक केस हैंडल किया जिसमें मैंने 57 करोड़ की हेरोइन मैंने पकड़ी थी। ये कब की बात है? ये सर 2006 की 7 की। अच्छा, और किस इलाके से पकड़ी थी? ये नारोवाल साइड से। अच्छा,
तो जब मैंने उसको हेरोइन पकड़ी और हेरोइन के साथ मैंने बंदा भी पकड़ा और उसको मैं माल को लेके अपने हेडक्वार्टर में पहुंचा, तो मुझे स्मगलर्स ने अप्रोच किया। उन्होंने मुझे 5 करोड़ रुपए तक ऑफ़र की कि आप हमसे ये पैसे ले लें और ये जो आपने हेरोइन पकड़ी है इसी तरह की पैकिंग होगी, इसी तरह की हर चीज़ होगी, ये हम आपको एक्सचेंज करना चाहते हैं, क्योंकि जो मैंने पकड़ी थी वो सुप्रीम क्वालिटी थी, जिसके अंदर वो मिलावट करके 1 किलो की 10 किलो बना सकते थे। तो जो वो मुझे देना चाहते थे वो उस 10 किलो में से 1 किलो थी। उन्होंने कहा जी लेबॉर्ट्री में टेस्ट होगा तो हेरोइन होगी, आपके ऊपर कोई शक भी नहीं करेगा, सिर्फ आप हमें ये जो माल चेंज करने के हमें दे दें आप पैसे, इजाज़त और पैसे ले लें। 5 करोड़ रुपया सर बैग ऐसे भरा हुआ मेरे सामने लेके आए थे। तो अल्लाह पाक ने मुझ पे इतना करम किया कि मैं अपने इरादे में मुस्तहकम रहा और मैंने उनको कहा कि आपने मेरी कीमत कम लगाई है और आपके पास इतने पैसे भी नहीं हैं जितना मेरा ईमान की कीमत है। तो उनको मैंने जब रिजेक्ट किया तो ये बात जो है ना वो ट्रैवल करती करती मेरे डीजी के पास पहुंच गई। तो डीजी ने मुझे बुला के चेक बुक मेरे सामने रख दी कि तुम कितना इनाम लेना चाहते हो। तो मैंने कहा सर कोई इनाम नहीं लेना चाहते। उन्होंने कहा जी अगर तुम्हारी कोई ख्वाहिश है। मैं कहा सर मेरी ख्वाहिश ज़रूर है कि मेरे जो क्लास फेलोज़ हैं जो फ़ॉरेन कंट्रीज़ में हैं वो मुझे अक्सर कहते हैं कि यार कभी आओ, तो मैं तो जा नहीं सकता सर, इतनी मेरी हिम्मत नहीं है। तो अभी रेंजर्स जो है ना वो फ़ॉरेन मिशंस पे जा रही है। अगर आप ये समझते हैं कि मैं इस काबिल हूँ तो मुझे यूएन मिशन में अगर सिलेक्ट करवा दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, अदरवाइज़ मुझे पैसे नहीं चाहिए। चेक बुक मैंने वापस कर दी। तो उन्होंने उसी टाइम मुझे हेटी का एक मिशन जा रहा था तो उसमें उन्होंने मेरा नाम सेलेक्ट कर दिया। तो मैं 2007 में हेटी गया और 2008 में मैं वापस आया। और वहाँ जाके ज़ाहिर मुख्तलिफ़ कौमियतों के लोग मिलते हों। सर वो एक्सपीरियंस आपको मैं शेयर नहीं कर सकता, इतना प्यारा। मतलब यहाँ पे जितने सख्त हालात में से हम रहे थे, अल्लाह पाक ने उधर जाके हमें उतना ही एक तो एक्सप्लोजर मिला, दुनिया को देखा। जहाँ पे हम मतलब आप पाकिस्तान में रहते हुए एज अ मेंबर ऑफ फोर्स किसी लेडीज़ से आप बात नहीं कर सकते, किसी से आप मतलब कांटेक्ट नहीं रख सकते। मगर जब हम यूएन मिशन पे गए तो हमारे साथ लेडीज़ की ड्यूटी लगती थी। वो भी फ़ौजी होती थी, यूएन पुलिस की, कोई कनाडा की है, कोई ब्राज़ील की है, कोई फ्रांस की है, कोई मतलब कोई गोरी है, कोई काली है। तो मतलब हम लोग हैरान होते थे फिर उनसे बातें करनी। फिर वो मतलब मुख्तलिफ हमें होता था जनाब हरासमेंट ना हो जाए, ये ना हो जाए, फ़लाँ ना हो जाए। मतलब मैं बड़े डराया हुआ था। मगर उधर गए तो बड़ा खुला माहौल। और मतलब आप ये देखें कि सर यहाँ पे एक अगर सिपाही ने मेरे पास आना हो ना, एज एस आर में अगर ऑफिस में बैठा हूँ तो मेरा बड़ा एक डेकोरम है। पहले गनमैन वो जो मेरा पीएन मुझसे पूछेगा, मैं उसको इजाज़त दूंगा, वो फिर अंदर आएगा। एक बहुत बड़ा टेबल लगा होगा, पाकिस्तान का झंडा, रेंजर्स का झंडा और एक टैका। मुझे सर इत्तेफाक हुआ यूएन में मैं लॉजिस्टिक ऑफिसर था। तो मीटिंग उन्होंने रखी कि जनाब यूएन के जो हमारे जनरल थे वो फ्रांस का था। तो उन्होंने कॉल किया कि जी लॉजिस्टिक ऑफिसर्स आके मुझे ऑफिस में मिलें। मैं सर गया अपने कमांडर को बता के। जब मैं पहुंचा हूँ ना उधर, सर मेरा तो दिमाग ही घूम गया। जिस तरह हमारे यहाँ पे क्लर्क बैठे होते हैं ना, इंस्पेक्टर क्लर्क या सुपरवाइज़र, छोटा सा एक कमरा था, उसमें साइड पे एक बना हुआ था, स्टेयर्स कह लें या बना हुआ था, उसके ऊपर एक छोटा सा फ्रिज, एक डिस्पेंसर और उसके पास वो कॉफ़ी के वो पड़ी हुई थी, कप्स पड़े हुए थे, गिलास पड़े हुए थे। तो मैं गया हूँ तो एक छोटे से टेबल पे इस साइड पे जनरल साहब बैठे हुए। मैंने जाके सल्यूट किया, उसने कहा सिट डाउन जेंटलमैन। मैं बैठ गया। तो मुझे उसने पूछा कि चाय पियोगे या कॉफ़ी? मैं कहा सर वट एवर यू लाइक। उसने कहा नो, स्टैंड अप, मेक योर सेल्फ। मैं कहा हैं? आप सोच रहे होंगे यहाँ कोई भी। मैं सोच रहा था मेरा वेटर आएगा, मेरे ये होगा वो होगा। उसने कहा, मैंने कहा सर, मैंने जब दाएं बाएं देखा, उसने कहा आपके पीछे। मैंने पीछे गया सर, वहाँ पे डिस्पेंसर लगा था, उस पर हॉट कोल्ड लिखा हुआ था। हॉट वाटर में डाला, उधर से एक टी बैग वो कॉफ़ी वाला उठाया, उसमें डाली और आके मैं बैठ गया। तो वो जनरल भी खुद बनाता होगा इसका मतलब? जर्नल भी खुद बनाता सर। जनरल
और वो कहता था कि तुम लोग जो है ना पाकिस्तान वाले, तुम लोग शहजादे हो। ऐसे ही इत्तेफाक हुआ कि सर हम एक दूसरे को इनवाइट करते थे, तो हमने चाइनीज़ को इनवाइट किया अपने डिनर पे, यूएन मिशन पे। चाइनीज़ जो उधर आए हुए थे उनको हमने बुलाया। तो अब हमारा 4-5 वेटर्स फिर रहे थे, हमारे बैटमैन सारे उनको सर्व कर रहे हैं। तो यकीन माने कि वो इतने परेशान हुए, उन्होंने कहा यार ये तुम लोगों को सर्व करने के लिए भी बंदे साथ आए हैं। हमने कहा नहीं नहीं ये हमारे साथी हैं। फिर हमने उस चीज़ को कवर किया कि ये हमारे साथी हैं, जब इनका कोई मेहमान आता है तो हम सर्व कर देते। तो सर जी बहुत फ़र्क है वाकई जो है ना। पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान रेंजर्स जो अफसरशाही है ना, वो सिर्फ पाकिस्तान में, बाहर नहीं है। बाहर सब बराबर हैं, सब अपनी अपने एक दायरे में चलते हैं। आप यकीन करें कि मैं न्यूयॉर्क गया तो मेरे कज़न वहाँ पे रह रहे हैं काफ़ी अरसे से। तो वो वैसे तो उधर किसी म्यूनसिपल कमेटी में मेंबर सर्विस करते थे, रात को वो टैक्सी चलाता था। तो मैंने उसको एक दिन, वो मुझे लेके जा रहा था, तो मैंने उसको कहा, मैं कहा यार ज़रा गाड़ी को स्पीड से चलाओ। उसने कहा भाईजान ये पाकिस्तान नहीं है, इधर जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं। मैंने कहा यार तेरे साथ यूएन ऑफिसर बैठा हुआ है। मैं कहा यार इसको ओवरटेक करना ज़रा। उसने सर जी ओवरटेक कभी पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ था, तो सामने से एक पुलिस वाले ने उसको, सार्जेंट ने रोक लिया। उस सार्जेंट ने वो गाड़ी साइड पे लगा दी। अब मैंने उसको कहा एक्सक्यूज़ मी सर, आई एम अ यूएन ऑफिसर। मैंने कहा थैंक यू। उसने उसको कहा जी प्लीज़ शो मी योर लाइसेंस। उसने उसको जब लाइसेंस दिखाया, उसने उसको $100 के पता नहीं कितने डॉलर जो है ना जुर्माना कर दिया। उसने कहा जी आप जो लाइन के ऊपर चला रहे हो, अब वो मेरे से बातें करते करते ना, वो जो साइड पे लाइन लगी होती है उसके ऊपर आप गाड़ी नहीं चला सकते। वो उस गाड़ी के उसका एक टायर लाइन पे था, उसने उस टायर को उसकी लाइन पे चलाने के ऊपर उसको जुर्माना कर दिया, टोकन दे दिया। तो यहाँ पे तो हम जो मर्ज़ी कर जाएँ, यहाँ पे तो बस ये है कि यार तेरे साथ के हैं यार, हमने भी बेल्ट पहनी हुई है भाई, को ख्याल कर यार। मगर उधर नहीं सर, उधर इतना मुस्कुराते हुए आपको चालान पकड़ाते हैं कि बंदा वैसे ही कहता है कि ठीक। जब हम यूएन मिशन पे थे तो ड्यूरिंग लीव, हम जब फ़ारिग होते थे वीकेंड्स वगैरह पे, तो हमें 3 महीने के बाद जो है ना 10-1 दिन की लीव मिलती थी। तो उसमें मैं कोशिश करता था कि अमेरिका, या क्योंकि नज़दीक था अमेरिका, तो मैं उधर चला जाता। तो एक दफ़ा हम अपना इसको कहते हैं मियामी बीच, हम मियामी बीच पे गए, मेरे साथ मेरे एक और ऑफिसर थे। तो हमें शौक़ पैदा हुआ कि हम जाके ना ये शिप्स को नज़दीक से देखें। तो हम जब एक जगह पे जाके खड़े हुए तो वहाँ पे सामने एक क्रूज़ खड़ी हुई थी जो कि 14 मंजिल ऊंचा था, जो कि ज़िंदगी में हमने शायद ना दोबारा देखना है ना। वो पूरा एक ऐसे लग रहा था कि कोई शहर ही समंदर में खड़ा हुआ है। तो हमने उधर बोट्स वालों को कहा कि यार हमें ज़रा इसके नज़दीक ले जाओ। तो उन्होंने कहा जी $100 हम लेंगे आपसे ले जाने के। 2-3 बोट्स पे हमने पूछा तो उन्होंने $100 से नीचे कोई ना आया। तो वहाँ पे अमेरिकन रेंजर्स वाले पेट्रोलिंग कर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि ये 2 बंदे जो है ना वो लोगों से मुख्तलिफ़ चीज़ें पूछ रहे हैं और बार बार शिप की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो वो रेंजर्स वाले हमारे पास आ गए और उनमें से एक कैप्टन उतर के मेरे पास आया और उसने कहा जी अपनी आइडेंटिटी प्रूव करें। मैंने उनको बताया कि जी हम यूएन ऑफिसर हैं और शिप देखना का शौक़ है और हम पाकिस्तान रेंजर्स के हैं। तो जो यूएस रेंजर्स हैं ना वो उनके कमांडोज़ हैं। तो वो ये समझे कि हम भी शायद पाकिस्तान रेंजर्स भी सेम उसी कैटेगरी के हैं। तो उन्होंने बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा ओ गुड कमांडो। और उसने फौरी शाउट करके ना अपने कमांडर को बताया कि सर दे आर पाकिस्तान रेंजर्स। तो वो फिर अपनी बोट को हमारे करीब ले आया। फिर उसने अपनी बोट पे हमें इनवाइट किया, हम उसकी बोट पे चले गए। वो उन्होंने फिर हमें ले जाके वो शिप दिखाई और फिर हमें उन्होंने स्नैक्स वगैरह उधर पिलाए, कोल्ड ड्रिंक पिलाई। और फिर उन्होंने हमें एक अपनी विज़िटिंग जैसे ऑटोग्राफ लेते हैं उस तरह लिया। तो फिर उस पर हमने अपना जो है ना लिखा जी कि वी आर थैंकफुल टू यूनाइटेड USA रेंजर्स फ्रॉम पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब। तो वो मतलब एक बड़ा हमारे लिए बड़ा अच्छा मूवमेंट था कि हमें रेंजर्स होने की वजह से हमें उधर इज़्ज़त मिली और हमारा $100 बच गया। अच्छा, वो आप एक केस बता रहे थे, वो जो 2 लोगों वाला जो गालिबन अखबार में भी छपा था, जो 2 एजेंट पकड़े जी जी, वो क्या मामला था और वो किस तरह आपने? वो सर बहावल नगर में जब मेरी पोस्टिंग हुई तो मुझे कंपनी कमांडर लगा दिया गया। तो हमारा जो है ना कंपनी कमांडर्स उस अभी भी और पहले भी
हम लोग सिविल जो लोग हैं ना उनके साथ इंटरेक्शन में रहते हैं, और कभी कभी गांव में, करीबी गांव में विज़िट कर लिया, ज़िम्मेदारों से मिल लिया, लंबरदार से मिल लिया। तो उस सिलसिले में मैं भी जो है ना शाम को अक्सर आ जाता था। उधर एक हमारे गांव था, उसके करीब वहाँ पे एक बस स्टॉप था, बस स्टॉप के पास एक छोटा सा एक होटल बना हुआ था। उधर मैं आके ना अक्सर चाय वाय पी लेता था, और उस टाइम जो है ना जो गाड़ियाँ आती थी हमें पता होता था उधर टाइम होते हैं कि एक सुबह को आएगी एक शाम को आएगी। तो मैं ये सोच के चला जाता था कि कोई अपना जवान अगर छुट्टी से वापस आएगा तो उसको साथ बैठा लूँगा, वरना उसको काफ़ी देर चलना पड़ता है या किसी सिविल के को कहना पड़ता है कि मुझे पोस्ट तक छोड़ाओ। तो मैं सर एक बैठा चाय पी रहा था, यूनिफॉर्म में ही था, मेरे साथ सिपाही भी थे। तो ये इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह की तरफ से होती है। तो मैं वहाँ पे बैठा चाय पी रहा था, तो मैंने देखा कि 2 लोग बस से उतरे, और बस से उतर के वो आगे हमारी तरफ आए, और जैसे ही उन्होंने हमें रेंजर्स वालों को देखा वहाँ पे बैठे हुए, यूनिफॉर्म देखा तो वो एक जैसे बंदा छुटक जाता है या सहम जाता है, वो रुके। फिर एक बंदे ने दूसरे को कुछ कहा, एक बंदा सीधा आ गया और एक वापस मुड़ गया। अल्लाह पाक ने मेरे ज़हन में डाला कि यार ये तुझे देख के रुके क्यों है। मैंने सर वो जो आगे को आया था ना बंदा, उसको मैंने बुला लिया। जब मैंने उसको बुलाया ना, तो हमारे होता है कि जब आप यूनिफॉर्म में ना हो ना, तो हमारा एक सलाम करने का अंदाज़ होता है कि हम दोनों अपनी बाजू सीधे करके तो शन हो जाते हैं। इसका मतलब है कि मैं भी फोर्स का बंदा हूँ। तो वो जिस बंदे को मैंने बुलाया ना, जब वो नज़दीक आया तो वो शन हुआ। मैंने उसको कहा, मैं कहा आप आर्मी में हो, रेंजर में हो, क्या हो? तो कहता जी मैं रेंजर से रिटायर हूँ सर। मैंने उसको कहा, मैं कहा यार तुमने इतना अरसा रेंजर्स में गुजारा है, तो रेंजर्स को देख के तो बंदे को खुश होके आना चाहिए था। तुम मुझे देख के तुम मुझे मिलने नहीं आए, तुम्हें तो मैंने बुलाया, और ये तुम्हारे साथ कौन था? उसने कहा जी वो तो पता नहीं कोई सवारी थी। मैंने अपने सिपाही को कहा इसको भी पकड़ लो। जब उन्होंने उसको भी पकड़ के ले आए तो मैंने दोनों को अलहदा जब किया, मेरे जहन में ऐसे ही ना शक आया कि यार ये कोई इसमें गड़बड़ है। तो जब मैंने उनको देखा, तो जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा जी मैं तो इधर यहाँ पे ना पहले मुंशी रह चुका हूँ आपकी चौकी पे, तो अभी मैं रेंजर्स छोड़ चुका हूँ। तो मैंने कहा फिर जब तुम रेंजर्स छोड़ चुके हो तो तुम इधर क्यों आए? उसने कहा जी मैं अपने दोस्तों को मिलने आया हूँ। तो मेरे जहन में सर आया कि जब मैं रिटायर हो जाऊँगा तो मैं अपने घर जाऊँगा, तो मुझे क्या ज़रूरत है बॉर्डर पर इतनी दूर आके मिलने की। मैंने अपने जब उसकी तलाशी ली ना, तो उसके नेफे में उसने कुछ अखबारों की कटिंग्स और कुछ नक्शे और कुछ डॉक्यूमेंट्स छुपाए हुए थे, किताबें। जब मैंने वो देखी तो मुझे ना ऐसे शक हुआ कि यार ये तो मुझे लगता है कि कोई जासूसी का चक्कर है। मैंने उसको फ़ौरन अरेस्ट कर लिया, हथकड़ी लगा ली। अब मैं उसको जब मैं पोस्ट पे लेके गया, दूसरे से पूछा, उसने कहा जी मैं तो इनके साथ जा रहा था। मैं कहा वो तो कह रहा है मैं जानते ही नहीं। उसने कहा नहीं जी मैं लाहौर इनके साथ आया हूँ। वो दोनों के बयान जब आपस में टकराए ना, तो मुझे और शक हो गया। अब जब मैं पोस्ट पे पहुँचा हूँ तो वहाँ पर उस हवलदार के साथ पहले जिन लोगों ने सर्विस की थी, मेरी सर्विस तो 4 साल थी, उससे पहले जो हमारे पुराने लोग थे ना, उनमें से कई लोगों ने उसको पहचान लिया। उन्होंने आके मुझे कहा सर जी तुसी तो अपने बंदे नूं हथकड़ी ला देती है। मैं कहा यार अपना बंदा, इसके पास डॉक्यूमेंट थे, ये जब रिटायर हो चुका है तो इसको ये डॉक्यूमेंट्स की क्या ज़रूरत है? वो सर छाड़ दो सर, मतलब कई लोगों ने मुझे सिफारिश की। मैं कहा नहीं, इस मामले में तो मेरा बाप कर्नल आगा भी अगर इस तरह पकड़ा जाएगा ना, तो मैं भी जब तक मेरी तसल्ली नहीं होगी मैं नहीं छोड़ूंगा। मैंने सर, हमारा एक तरीका होता है, 3rd डिग्री होती है, सीधी बात है तो काबिल कबूल नहीं, मगर होता यही है। मैंने सर उसको ज़मीन पर लिटा लिया, 4-5 छितर उसको ठोके। जब मैंने उसकी मुरम्मत स्टार्ट की तो कहता सर ना मारें, मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने उससे पूछा तो उसने फिर मुझे बताया कि जी मैं इंडिया जा रहा था। जब उसने ये बताया कि मैं इंडिया जा रहा था, फिर मैंने उसकी और मालिश की, और तरीके इस्तेमाल किए। तो अब जो लोग उसको जानते थे ना, वो भी भाग गए। मैं कहा इसके साथ जिस चीज़ का तलक है मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा। तो सर 1 घंटे के बाद उसने ये बताया कि ये जो उसके पास अखबारों की कटिंग्स थी, वो उसने पाकिस्तान में धमाके किए थे, जो कि उनके प्रूफ लेके वो जा रहा था। जब वो लेके जाता था तो उसको एक धमाके का 25,000 रुपया रॉ देती थी। अच्छा, कब की बात बता रहे हैं आप? ये 96 की। तो उस टाइम का 25,000 बहुत सर अमाउंट थी। तो उसने कहा जी ये जितने मैंने धमाके किए हैं, ये मैं उनको अखबारों की कटिंग्स लेके जाऊंगा, और इस बंदे को मैं लेके जा रहा था कि इसको हमने तैयार करना था, 1 महीना ट्रेनिंग देनी थी, और फिर जो कई जगहों पे जो जहाँ पे मैं नहीं जा सकता, वो वहाँ पे जाके ये बॉम्ब जो है ना रख के आएगा।
उसमें उनका मीनार पाकिस्तान में धमाका करने का प्रोग्राम था, किसी मस्जिद में करने का प्रोग्राम था। तो वो फिर मैंने जब अपने कमांडर को बताया तो फ़ौरन फिर इंटेलिजेंस वाले आ गए, हेलीकॉप्टर्स आ गए, उसको फिर उठा के ले गए। अच्छा, इतना वांटेड था वो कि वांटेड वो था सर, वो हेलीकॉप्टर वगैरह इधर उधर से आने हाँ शुरू जी, हो गए। वो मतलब वो उसको जब पकड़ने के बाद मुझे पता चला कि ये अल्लाह पाक ने मेरे हाथ से एक बहुत बड़ा जो है ना मुजरिम कैफरे किरदार तक पहुंचाया। तो ये अल्लाह की ब्लेसिंग है जी। हाँ। तो उस पर कोई अप्रिसिएशन या जी, मुझे उस पर डीजी पाकिस्तान रेंजर्स ने अप्रिसिएशन लेटर दिया और उसके बाद मेरी बड़ी इज़्ज़त अफजाई हुई, अखबारों में मेरे इंटरव्यूज़ आए। अच्छा शजर साहब, आप कुछ बता रहे थे, कोई राहील शरीफ साहब से भी आपका कोई एक दो दफ़ा इंटरेक्शन हुई है, ऐसा कुछ था आपके करियर में? जी, मेरा जब मैं हेड सुलेमानकी में पोस्टेड था एज अ 2IC, हमारा होता है सेकंड इन कमांड। तो उन दिनों में जनरल राहील शरीफ साहब के जो भाई थे मेजर शब्बीर शरीफ शहीद, उनका एक मोनूमेंट बनवाया था हमारे बॉर्डर पे जहाँ पे उनकी शहादत हुई थी उस जगह पे, और उस पोस्ट का नाम भी राहील शरीफ साहब के भाई के नाम पे रखा था, मेजर शब्बीर शरीफ शहीद पोस्ट। तो उसकी इनॉग्रेशन के लिए हमारे डीजी साहब ने इनवाइट किया था जनरल राहील शरीफ को। और ये मेरे ख़्याल में मेरा एज़ाज़ है कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ कभी भी किसी यूनिट में नहीं जाते, जब भी जाते हैं कोर हेड क्वार्टर या डिव हेड क्वार्टर में जाते हैं, यूनिट्स में या विंग्स में कभी चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं जाते। तो हमें ये ऑनर हासिल है कि पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब को के 13 विंग डेजर्ट रेंजर्स में रहते हुए हमने उनको एज अ होस्ट हमने उनको रिसीव किया। और उनके साथ बड़ी यादगार है कि जी जब जनरल साहब से मेरी मुलाकात हुई तो मैंने ड्यूरिंग इंटरव्यू मीट उनको बताया कि जी मेरे फादर ने आपके भाई के साथ सर्व किया है ड्यूरिंग वॉर। आपके फादर जो कर्नल थे जी, उस उन्होंने टाइम वो मेजर शब्बीर सेकंड शरीफ शहीद साहब जी के उनके साथ अंडर आए थे, सर्व किया था। सर्व किया था। तो जब मैंने उनको ये बताया तो एक वो अपनाइयत का रिश्ता पैदा हो जाता है। तो जनरल साहब ने फिर मेरा हाथ पकड़ लिया और फिर उसके बाद सारे विज़िट में वो मुझसे गप्पें लगाते रहे, मेरे से किस्से सुनते रहे। और उनका विज़िट था कोई 35 मिनट्स का हमारे पास स्टे था और वो तकरीबन 2 घंटे और 10 मिनट हमारे पास रहे और बहुत ज़बरदस्त विज़िट हुआ। और जाते हुए उन्होंने मतलब इनाम भी दिया, अपनी रिस्ट वॉच भी उतार के दी। और मेरे लिए ये एक बहुत यादगार मूवमेंट है। अपनी 25 साल की सर्विस में मैंने 2 लोगों से मैं मुतासर हुआ। अपनी सर्विस के स्टार्ट में मैं जब कराची पोस्ट हुआ तो उन दिनों में मीर मुर्तज़ा भुट्टो साहब के साथ मैं एज अ प्रोटेक्शन गार्ड चलता था और हम लोग उनको वहाँ से जेल से लेके सूबाई असम्बली तक लेके जाते थे और उनको लेके आते थे। उनकी पर्सनैलिटी मैंने देखी, बड़ी चार्मिंग। और उसके बाद जो मैं सारी 95-96 की बात है जी, ये 94-95 की। तो उसके बाद जब रेंजर्स की प्रोटेक्शन उनके पास से क्लोज़ कर ली गई, उसके बाद उनका मर्डर हो गया था। उससे पहले तक हम उनके साथ, मैं तकरीबन 2 महीने उनके साथ चला हूँ और बहुत ही नाइस आदमी थे। मगर मैंने जब भी उनसे बात की या वो इंग्लिश बोलते थे या वो सिंधी बोलते थे, उर्दू नहीं बोलते थे। तो अलबत्ता उनकी पर्सनैलिटी वाकई बहुत अच्छी थी। उसके बाद जो दूसरा मैं मुतासर हुआ हूँ वो मैं जनरल राहील शरीफ। रेंजर्स की जहाँ मशहूरी पंजाब रेंजर्स की हुई, वहाँ कराची में लेट 90s अर्ली 2000 में भी नेशन वाइड ख़बरों में बहुत ज़्यादा रही रेंजर्स। तो वो आपका वहाँ का सर्विस का दौर कैसा था, वो कैसा एक्सपीरियंस था? सर कराची सच कराची के लोग बहुत अच्छे हैं। अब सियासत का तो हमें पता नहीं है, हम तो जो जूनियर्स होते हैं ना वो ऑर्डर के ग़ुलाम होते हैं और हमने तो ऑर्डर्स ओबे किए हैं। हमें जिसके बारे में कहा गया इसको अरेस्ट करना है, हमने अरेस्ट किया। मेरी आफाक अहमद साहब से भी मुलाकात हुई, मैंने गोली मार वगैरह सारे किए मैंने, बल्कि आफाक अहमद साहब को अरेस्ट किया था जिस पे काम गड़बड़ हो गया। ये भी एक बड़ा किस्सा है। जब मैंने उनको रोका तो उन्होंने मुझे कहा कि जी ये दीवारों पे देख रहे हैं कि किसका नाम लिखा हुआ है। जब वो वाइट हाउस हुआ करता था जी लांडी में। तो मैंने कहा जी देख रहा हूँ आफाक अहमद लिखा हुआ है। तो मैंने कहा मैंने वो एरिया भी देखे हैं जहाँ पे जी अल्ताफ़ लिखा हुआ है। तो ये दीवारों पे लिखने से तो कोई हीरो नहीं बन जाता, आपने कानून तोड़ा। तो मैं फिर उनको अरेस्ट करके ले गया था और बाद में फिर जो मेरे साथ हुई वो तो अलग एक कहानी है। मगर मैंने जब भी कोई काम किया है अपनी ड्यूटी को ड्यूटी समझ के किया है और ये नहीं देखा कि ये मेरे साथ क्या होगा।
इसी तरह मैंने एक स्मगलिंग केस किया था, उसमें स्मगलर्स ने मुझे जज साहब के सामने वार्न किया था कि हम तुझे गोली मार देंगे, मगर मैंने कहा कोई बात नहीं। जब हमने ये हल्फ उठाया कि हमने अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत करनी है, तो अगर हिफाजत करते हुए कोई गोली भी लग जाएगी तो कोई बात नहीं। यानी कि आम लोगों में तासुर है कि फ़ौजी को जान का कोई ख़तरा नहीं होता, इनसे तो सब डरते हैं। तो आपको कचहरी में एक स्मगलर ने जो मुलजिम के तौर पे वहाँ खड़ा था, उसने आपको वार्न किया था जज साहब के सामने जी कि मैं तुम्हें शूट कर दूँगा। जी बिल्कुल। लेकिन इससे ज़ाहिर होता है कि आप जो ड्यूटीज़ करते हैं वो इतनी आसान। सर ये आसान नहीं है, बहुत आसान नहीं है। इसमें आपकी फैमिली भी थ्रेट पे होती है, आप ख़ुद भी थ्रेट पे होते हैं। तो बहुत से इस तरह के वाक़यात हैं। अच्छा, बॉर्डर ज़ाहिर बात है बुनियादी जो फ़र्ज़ है पाकिस्तान रेंजर्स का, जी वो बॉर्डर सिक्योरिटी है। तो बॉर्डर सिक्योरिटी के दौरान हम सबसे ज़्यादा ये सुनते हैं स्मगलिंग के मामला, दरअंदाजी के मामला भी होते हैं दुश्मन के, लेकिन स्मगलिंग के मामला। तो कोई ऐसा बड़ा स्मगलर जिस पे आपने हाथ डाला? सर यही जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बड़े मतलब इनके बाप दादा भी स्मगलर थे। ये नामी गिरामी था जी, ये कसूर एरिया के थे, और इनको जब मैंने पकड़ा, इनको फिर 5-5 साल कैद हुई और 10-10 लाख रुपए जुर्माना हुआ। क्या नाम था इसका? नवाज़ डोगर। तो जब ये कोर्ट में जब इनको सज़ा हुई तो इन्होंने जज साहब के सामने कहा कि कोई बात नहीं, 5 साल तो गुजर जाएंगे, मगर बाहर आके हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। तो मैंने कहा कि अगर मैंने यही सोचना होता कि तुम मुझे छोड़ोगे या नहीं छोड़ोगे, तो मैं तुम्हें अरेस्ट ही ना करता। तो जब मैंने तुझे अरेस्ट किया तो इसका मतलब है कि मैं गोली खाने के लिए तैयार हूँ। जज साहब ने उसी टाइम कहा कि 10-10 साल कैद और 15-15 लाख रुपए जुर्माना। तो उस पे फिर उन्होंने फ़ौरी उनके वकील ने कहा कि सर ये बस परेशान है, तो सर वो फिर उनका बाद में 5 साल कैद और 10-10 लाख रुपए जुर्माना हुआ था। तो आपके बता रहे थे कोई केस था, कोई टनल केस निकला था जी, जो बड़ा मशहूर हुआ था, और उसका कल्प्रिट भी आपने पकड़ा? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जब इंस्पेक्टर था तो उस टाइम ZTV एक चैनल इंडिया का लॉन्च हुआ था, और उसको लोग बड़े शौक़ से देखते थे। तो हमारे इधर दाऊद पोस्ट है एक बॉर्डर पे, सियालकोट के करीब, वहाँ पे एक जैकब मसी नाम का एक स्मगलर था, जिसने अपनी ज़मीनों से के अंदर से टनल बनाई हुई थी, जिसमें एक बंदा बैठ के इजीली ट्रैवल कर सकता था। और वो जो फेंस लगी है उसके नीचे से वो इंडिया में जाके उसका वो खुलता था, और उस साइड पे क्योंकि झाड़ियाँ और बहुत बड़े वो सरूट होते हैं, उनमें वो उसको छुपा देता था। तो वो स्मगलर्स से जो है ना, वो जो लोग स्मगल करना चाहते थे नारकोटिक्स वगैरह, वो उनसे पैसे लेके, तो वो उसको जैसे आप समझ लें टोल टैक्स लेके तो उनको क्रॉस कराता था। तो वो किसी जो BSF कमांडर हैं, उन्होंने देखा कि ये मतलब रुकावट भी होती है देखने में, तो उन्होंने कहा कि फेंस के साथ जितनी भी ये झाड़ियाँ इनको साफ़ कर दिया जाए। बाय द वे वैसे ही उनके दिमाग में आया, तो उन्होंने ट्रैक्टर से लगा के, और जब उस पर हल चलाने शुरू किए तो वो जहाँ पे टनल का मुंह खुलता था इंडिया में, उसमें आके ट्रैक्टर का टायर फंस गया। जब वो ट्रैक्टर का उन्होंने टायर निकाला तो वो उनके सिपाही ने कहा सर ये तो इधर खड्डा बना हुआ है। वो उसमें जब वो घुसे हैं, तो जब उन्होंने चेक किया तो जब वो बंदा निकला तो वो पाकिस्तान में था, नारोवाल साइड पे निकला है। वो उन्होंने फौरी तौर पे फिर ZTV को बुला के तो उस पर बड़ी प्रोजेक्शन की कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है ना उन्होंने, हालांकि ये एक स्मगलर का काम था, गवर्नमेंट का काम नहीं था, तो उन्होंने बड़ा इस पे कोशाला कि ये पाकिस्तान यहाँ से जो है ना दरअंदाजी करता है, दहशतगर्दी से जोड़ने की। तो फिर उस वक्त हमारे जनरल साहब ने, जनरल हुसैन अपना सईदुल हसन जैदी थे, उन्होंने हमारे कर्नल साहब को बुला के कहा कि मुझे ये स्मगलर चाहिए और मुझे ये बंदा चाहिए जिसने टनल बनाई है, और जल्द अज जल्द आप इसको ढूंढें। तो जब उसका ट्रेस किया गया तो पता चला कि जी ये जैकब मसी नाम का स्मगलर है, जो कि अकेला ख़ुद ही ऑपरेट करता है, या इसका भाई होते हैं, तीसरे किसी बंदे से ये बात नहीं करता। तो उसका सारा जब ग्राउंड चेक कर लिया तो उसके बाद फिर मैं 3 महीने सर चांदा किला एक यहाँ पे एक जगह है वहाँ पे, जी गुजरांवाला में, वहाँ पे वो आता था अपनी, उसने एक सुजुकी पोठोहार रखी हुई थी जिसमें वो स्मगलिंग का सामान जो है ना उसके खानों में फ़िट करके ले जाता था। एक डेंटर उसके साथ मिला हुआ था, तो उस डेंटर का भी हमें पता चल गया था। मैंने फिर 3 महीने जूते पॉलिश करने के बहाने उधर फिरता रहा, और इवन कि मेरा बैटमैन मुझसे अपने जूते पॉलिश करवाता था। तो इंटेलिजेंस, जी मैं इंटेलिजेंस कर रहा था, और मैं शो करता था कि मैं एक सिविल आदमी हूँ, गरीब आदमी।
तो वहाँ से फिर मैंने उस डेंटर के साथ दोस्ती की। उस डेंटर को मैंने कहा कि मैं ड्राइविंग जानता हूँ, मुझे कहीं पे ड्राइवर रखवा दो। वो फिर जैकब मसीह के साथ मैं एज अ ड्राइवर लग गया। उसको फिर मैंने कहानी सुनाई कि जी मेरा बाप भी स्मगलिंग करता था, मगर हम पेशावर में रहते थे। अभी वो मेरा बाप मर चुका है, मैंने बहनों की शादी करनी है, तो अभी मुझे कोई कारोबार नहीं मिल रहा। उसने कहा कि अगर तुम्हें स्मगलिंग करनी पड़े, मैं कहा मुझे अगर किसी को गोली भी मारनी पड़ी तो मारूंगा, मुझे पैसा चाहिए। वो उसने फिर मुझ पर ट्रस्ट किया। 1-1.5 महीना मैं उसके साथ रहा, उसकी खिदमत करता रहा, उसके कपड़े इस्त्री करवाता रहा, उसके जूते पॉलिश करता रहा, इवन कि जो एक नौकर करता है। और उसका ये था कि जब वो सोता था रात को, अगर मेरे सामने वो सोता था अपने ट्यूबवेल पे, तो जब मैं दाएं बाएं जाता था तो वो ट्यूबवेल से जाके किसी और जगह पे सो जाता था। जब वहाँ पे सोता था इतना शार्प था कि मतलब वो अपनी रात को जगह बदलता रहता था। फिर मैंने जब मैंने सारा आके बताया, मैं कहा सर वो तो ट्रस्ट ही नहीं करता। तो फिर मुझे इन्होंने ना कुछ टैबलेट्स दी मेरे कमांडर ने, कि जब वो शराब का वो बड़ा शौकीन था, कि जब ये शराब पिए तो ये टैबलेट उसको बीच में पिला देना। तो वो सर मैंने फिर उसको वो टैबलेट पिला दी। जब मैंने टैबलेट पिलाई तो वो फिर ऐसा सोया कि वो बिल्कुल बेहोश होने के काबिल हो गया। उस टाइम ये पेजर्स नए नए आए थे, पेजर एक होता था। कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान में आए थे, फिर बैन हाँ हो गए। हाँ जी, पेजर्स। उस पेजर के ज़रिए फिर मैंने मैसेज किया, तो फोर्स नज़दीकी थी, तो हमने फिर उसको रेड हैंडेड पकड़ लिया। फिर उसके पास जितनी शराब थी, हेरोइन थी, वो हमने उसको पकड़ के और फिर हमने उसको जनरल साहब के सामने पेश किया। आपने विरासत में इस चीज़ को आगे दिया, आपके बच्चों में इंटरेस्ट है, कोई गया है? हाँ जी, जिस तरह मेरे वालिद की ख्वाहिश थी कि उनके दोनों बेटे पाक आर्मी में जाएं, तो इसी तरह मेरी भी ख्वाहिश थी कि अगर मैं नहीं जा सका तो मेरे बेटे चले जाएं। तो अनफॉर्चुनेटली जो मेरा बड़ा बेटा है, जब ये पैदा हुआ तो क्लेफ्ट लिप था, तो इसका ऑपरेट वगैरह कराया, तो ये तो जा नहीं सकता था। तो मेरा जो छोटा बेटा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने उसको हिम्मत दी, तो इस टाइम वो पाक आर्मी में एज ए ट्रेनी है, और इंशाल्लाह चंद महीनों में वो एज ए कैप्टन पास आउट हो जाएगा। अभी एबटाबाद काकूल में पोस्टिंग वो ट्रेनिंग कर रहा है। और मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी चौथी नस्ल हमारे फैमिली की अब पाक आर्मी की खिदमत करेगी इंशाल्लाह। जिस रैंक से मेरा एंड हुआ है वहाँ पे मेरे बेटे का पहला कदम है, इंशाल्लाह बहुत तरक्की करेगा। अच्छा, अब रिटायरमेंट के बाद सर क्या मसरूफियात होती हैं? सर रिटायरमेंट के बाद मैं थोड़ा सा ना सोशल खिदमत करना चाहता था। सियासत में तो हम जा नहीं सकते, क्योंकि हमारा जो इलाका है ना ये बरादरीज़म पे चलता है। यहाँ पे ना आपका काम देखा जाता है, ना आपकी सलाहियतों को देखा जाता है। यहाँ पे कास्ट का देखा जाता है कि ये जट है, ये नॉन जट है, ये खोखर है, ये चट्ठा है, ये चीमा है। तो अगर तो आप इनमें से कुछ हैं तो देन यू आर एलिजिबल फॉर पॉलिटिक्स। और अगर तो आप न्यूट्रल हैं, और तो अगर आप कुछ नहीं न्यूट्रल कर हैं फिर कुछ नहीं कर सकते। अगर आपकी कोई छोटी बरादरी है, जैसे कि मैं पठान फैमिली से हूँ, तो पठान बहुत कम है इधर पंजाब में, और ख़ास तौर पे अलीपुर चट्ठा में। तो इस वजह से हमारी बरादरी नहीं है, इसलिए हम इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो फिर भी मैंने ये सोचा कि कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मैंने ऑल पाकिस्तान पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन एक हमने बनाई है तहरीक, जिसका हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में है। और जितने भी रिटायर्ड ऑफिसर्स, जवान किसी भी डिपार्टमेंट से पाकिस्तान से जो ताल्लुक़ रखते हैं, पुलिस, रेंजर्स, नेवी, जो भी हैं, वापडा, डॉक्टर्स, उन सब को हमने अपने साथ इसमें शामिल किया है। तो उनके जो भी मसाइल होते हैं उसके लिए हम मिल के कोशिश करते हैं, और अल्लाह पाक हमें इसमें काफ़ी कामयाबी दे रहा है। उसके अलावा एक सियासी छोटी सी पार्टी है, लेफ़्ट की पार्टी है, अवामी वर्कर्स पार्टी, जिसको कोई जानता नहीं है, मगर वो पार्टी है। वो गरीबों के लिए, ये जो भट्टों के मज़दूर हैं, इनके लिए, लेबर के लिए वो कोशिश करते रहते हैं। तो उस सिलसिले में कभी एसी साहब से मिल के, कभी किसी भट्टे वाला कोई ज़्यादती कर रहा है तो उनके साथ चलता हूँ। और यही मेरी ज़िंदगी का मकसद है। रिटायरमेंट के बाद ज़राअत का शोबा, क्योंकि कुछ ज़मीनें मुझे विरासत में मिली थी, उनको लुक आफ्टर कर रहा हूँ। असल विरासत वाली बात से मुझे एक बात याद आई जी। वो आपने एक किस्सा सुनाते हैं आप, वो जो एक इंडियन जर्नल आया था पाकिस्तान, फिर आपका विरासती घर था। जी 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 जी, जी। वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है सर। सर ये हमारे रेंजर्स और BSF, ये ऑफिशियली साल में 2 मीटिंग्स होती हैं। इनको बाई एनुअल मीटिंग कहते हैं, जिसमें हमारे जो छोटे मोटे मसाइल होते हैं बॉर्डर्स के। जी, इंडिया की जो रेंजर्स है,
तो उसके और जो सीनियर ऑफिशल्स हैं और जो हमारे सीनियर ऑफिशल्स हैं, उसमें उसका मकसद होता है कि किसी जगह से बॉर्डर क्रॉसिंग हुई है और कोई ऐसी बात हुई है तो वो हम लोग उस मीटिंग में डिस्कस करते हैं कि क्या इसमें रेंजर्स, पाकिस्तान रेंजर्स की गलती है या बीएसएफ की गलती है। तो वो 6 महीने के बाद उधर दिल्ली में होती है और 6 महीने बाद लाहौर में होती है। तो ये भी तकरीबन 98-99 की बात है कि बायएनुअल मीटिंग थी लाहौर में और इंडियन जनरल्स आए थे बीएसएफ के। तो उनका ये होता है कि जब ऑफिशियल मीटिंग ख़त्म हो जाती है तो एक आध दिन रिफ़्रेशमेंट के लिए होता है। तो वो फिर हम उनको उनकी जो स्पिरिचुअल जगह हैं जैसे पंजा साहब हो गया, हसन अब्दाल हो गया, उसके बाद मरी वगैरह उनको घुमा देते हैं ताकि इनको ये पता चले कि पाकिस्तान में क्या कैसे कैसे मकामात देखने के हैं। जब ऑफिशियल मीटिंग ख़त्म हो गई तो हमारे जनरल साहब ने उनको कहा कि जेंटलमैन, कल हम इंशाल्लाह आपको आफ्टर ब्रेकफास्ट जो है ना वो लेके जाएंगे हसन अब्दाल, और उसके बाद फिर वापसी पे उनको ननकाना साहब भी ले जाना था। तो उनमें से एक जनरल थे, जनरल थापा, आईजी थे वो, आईजी उस टाइम बीएसएफ जम्मू के वो आईजी थे। तो उन्होंने कहा कि जनरल साहब मुझे कोई जगह देखने का शौक़ नहीं है, मैं गुजरांवाला के साथ एक गांव है वहाँ पे पैदा हुआ हूँ, अगर आप मुझे मेरा जन्म स्थान दिखा दें, मेरा घर दिखा दें तो मैं ओबलाइज होऊंगा, अगर नहीं तो फिर मैं तो इधर सोया रहूँगा, ये बाकी जाके जिधर मर्ज़ी घूम के आ जाए। हमारे जनरल ने फिर बात की चीफ़ से और प्राइम मिनिस्टर से, वो उनको इजाज़त मिल गई। तो जब कर्नल साहब ने उनसे एड्रेस पूछा तो उन्होंने कहा जी गुजरांवाला के पास गांव है अकालगढ़, मैं अकालगढ़ का रहने वाला हूँ। तो कर्नल साहब ने आके मुझे बुलाया, मैं उस टाइम इंस्पेक्टर था, मुझे कहा आगा शजर यार ये आपके गुजरांवाला में कोई अकालगढ़ जगह है, उसका पता है आपको? मैं कहा सर जी बिल्कुल पता है। कहते क्या मतलब? मैं कहा सर अकालगढ़ मेरे गांव का नाम है पुराना, और अभी उसका नाम अलीपुर चट्ठा है। तो कर्नल साहब ने कहा कि यार ये तो बहुत अच्छा हो गया, वो जो थापा साहब है ना वो अकालगढ़ में पैदा हुए हैं, तो वो अपना गांव देखना चाहते हैं, तो तुम उनको दिखा सकते हो? मैं कहा सर क्यों नहीं दिखा सकता, मुझे तो वहाँ के रास्ते के खड्डे भी याद हैं। तो कर्नल साहब ने मुझे साथ लिया और चले गए हम जनरल साहब के वो आईजी थापा के कमरे में। उधर जाके जब कर्नल साहब ने उनको बताया कि जी आपके गांव का बंदा मिल गया है, तो जनरल साहब खड़े होकर उन्होंने मुझे जफ्फी डाल ली कि वो तू मेरे गांव का है। ये पे सर यहाँ पे सर सेंटिमेंट्स हैं, ये आपको जो है ना, हाँ जी। उसमें जब वो मुझे मिले तो मैं कहा जी सर, फिर मैंने कहा सर आप मुझे बताएं आप कहाँ पे रहते हैं ताकि आपके उधर जाके हम क्लियरेंस करें तो सुबह आपको लेके जाना है। तो कहते यार वो जो मेन बाज़ार है अकालगढ़ का देखा हुआ है। मैं कहा सर उर्दू में बात हो रही थी? नहीं, वो पंजाबी बोलते थे, मैं उर्दू बोलता था तो वो पंजाबी बोलते थे। फिर उन्होंने बल्कि मजाकिया तौर पे मुझे कहा कि वो तेनू पंजाबी नहीं आती? मैं कहा मैंने कहा सर आंदी है। तो कहता फिर वड़ ना पंजाबी बोल, अपनी अपनी बोली बोल। तो अब आया ना सेंटिमेंट, हाँ जी, देखने वाले को भी। तो अब कर्नल साहब भी देख रहे हैं, मैं उनसे पंजाबी में बात शुरू कर दी। तो मैंने उनसे जब पूछा तो उन्होंने कहा मेन बाज़ार में जाना है, मेन बाज़ार में जो पहला चौक आएगा उससे राइट साइड पे एक गली मुड़ती है। मैं कहा जी मुड़ती है। कहता है उसमें मुड़ते ही लेफ़्ट साइड पे एक चबूतरा आएगा सुर्ख रंग का। चबूतरा कहते हैं सर एक थड़े को थड़े। तो मैं कहा हाँ जी। कहता वही जड़ा थड़े वाला घर है ना वो मेरा घर है, वो साइड पे पौड़ियाँ सीढ़ियाँ, यानी कि सीढ़ियों से चढ़ के अंदर एंट्रेंस होती है। मैंने कहा सर इससे आगे मैं आपको बताता हूँ। मैं कहा एंट्रेंस के साथ ही राइट साइड पे एक बैठक है, बैठक समझ रहे हैं, ड्राइंग रूम। और मैं कहा उसके बाद ड्योड़ी है, ड्योड़ी होती है गुजरगाह। और मैंने कहा उसके बाद राइट साइड पे मुड़ें तो एक सहन है बड़ा सा, उसमें एक छोटा कमरा है, फिर एक और छोटा कमरा है, फिर बड़ा कमरा है, फिर उसके साथ कोठड़ी है। फिर मैंने जब उनको ये बताया ना तो वो उनका मुंह खुले का खुला रह गया। फिर मैं कहा सर उसके साइड से स्टेयर्स हैं, उन स्टेयर्स को जब ऊपर जाएँ तो ऊपर का मैंने पूरा नक्शा बताया कि इस तरह किचन के साथ स्टोर। तो उसके बाद फिर मैं कहा जी 3rd स्टोरी पे चले जाएं, वहाँ पे 2 कमरे और दोनों कमरों के बाहर पत्थर के सोफ़े बने हुए हैं। तो एकदम ना वो जैसे शॉक लगता है ना बंदे को। तो मेरे कर्नल साहब को कहते हैं ओ कर्नल वो तुहाडी इंटैलीजेंस तो बड़ी तेज़ है। वो मामा मैं तो पहले ये पंजाबी में उन्होंने कहा मामा मैं तो अजे पूरा एड्रैस नहीं दसिया तो इन्हें घर का नक्शा भी दस दिता है। तो उस पर मैं फिर हंसा, कहते क्या हुआ? मैं कहा सर ये जिस घर की आप बात कर रहे हैं ना उस घर में मैं रहता हूँ और उस घर में मैं पैदा हुआ हूँ। सर ये एक ऐसा इंसिडेंट है कि ये मतलब बड़ा वाक़या है कि जिस घर में एक जर्नल रह के गया था उसमें मैं रह रहा था। तो कहता वो तो मेरा घर है। मैं कहा सर आपका घर होगा,
अब वो मेरा घर है, अब मेरा जन्म स्थान है। हाँ जी, अब वो मेरा जन्म स्थान है सर। वो उससे बड़ा खुश हुआ। फिर अगले दिन जब गए हैं तो उसने मुझे अपने साथ गाड़ी में बिठाए रखा, सारे रास्ते बातें होती रहीं। फिर जब जाके उसको घर में हम लेके गए तो सर जैसे बच्चे अपने घर में आके खुश होते हैं ना, जंप उसने लगाए 2। और उसके बाद वो भाग के ऊपर चढ़ा और ऊपर जाके ना वो सबसे ग्राउंड फ्लोर से वो तीसरी स्टोरी पे गया। और वैसे जैसे अपने वो माँ बाप को आवाज़ें देता था ना, वो पत्थर के सोफ़े पे बैठ के वहाँ से यूँ नीचे होके कभी कहे बापूजी, कभी कहे बुआ, और फिर नीचे आके नीचे से कहे दीदी। मतलब वो ऐसे लग रहा था जैसे कोई पागल हो गया। तो उसकी आंखों में आंसू, वो सीन देखे। फिर वो हमारे पास ना उनके कुछ बर्तन पड़े हुए थे पुराने दौर के, जो कि हम लोगों ने स्टोर में ही रखे हुए थे, क्योंकि पार्टीशन के जी बाद पार्टीशन के बाद तो हमारे आपको पास बर्तन ऑलरेडी मिले वहाँ। जी वहाँ पे वो बर्तन हम लोग इस्तेमाल नहीं करते थे कि हिंदुओं और सिखों के यहाँ पता नहीं पाक ना पाक होंगे। तो वो फिर मेरे चचा को जब हमने बताया ना, तो उन्होंने सुबह सुबह वो कली वाले को बुला के उनको साफ़ सूफ करवा दिया। तो फिर वो मेरे चचा ने उनको दिखाया कि जी आपके ये कुछ भांडे थोड़े पे सन। वो जब उसने देखा गिलास, उस गिलास के नीचे देखा उसके वालिद का नाम लिखा हुआ है। वो जो चमचे होते हैं डोइयाँ टाइप, उनके ऊपर उसकी माँ का नाम लिखा है परात में, हाँ। तो वो कभी कहिए मेरी बुआ का नाम लिखा हुआ है उसका। हमने कहा जी आप ये साथ ही, कहते उसमें गिलास में उसने पानी पिया। कहता जी ये मैं इसमें पानी पी सकता हूँ। हमने कहा जी पानी भी पी सकते हैं, ये आप साथ भी ले जा सकते हैं। वो इतना एक्साइटेड हुआ, हमने फिर बाज़ार से एक छोटा सा हैंड बैग ख़रीद के उसमें उसके वो बर्तन डाल के दिए। तो मतलब जब वो फिर वापस जाने लगा तो स्पेशली उसने मतलब सारे जनरल्स के सामने उसने कहा जी कि अ स्पेशल गिफ्ट फॉर अ स्पेशल पर्सन हु इज़ ऑक्यूपाइंग माई हाउस। तो इस तरह के सर काफ़ी वाक़यात हैं जो कि ना भुलाए जाने वाले। हमें आज बहुत सी बातें होती हैं फोर्सेस के बारे में, पुलिस के बारे में तो कहा जाता है कि इनका एक सिपाही भी अगर रिटायर हो तो वो किसी अच्छे फ्लैट का मालिक तो ज़रूर होता है, अच्छे घर का मालिक ज़रूर होता है। आप तो माशाल्लाह पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के सुपरिटेंडेंट की पोजीशन से रिटायर हुए। आम से घर में जिसका रंग रोगन भी पुराना है, उसमें रिहाइश पजीर है, कुछ कमाया नहीं, या यूँ कहेंगे ऊपर का नहीं कमाया? कमाया सुकून, आराम, इज़्ज़त। ये जो आपको पुराना घर नज़र आ रहा है, ये घर भी मेरा नहीं है। ये मुझे मेरी फूफो ने जब मेरी शादी हुई तो उसमें मेरी वाइफ़ को गिफ्ट किया। और क्योंकि मुझे ये पता था कि अल्हम्दुलिल्लाह गुजरांवाला कैंट में मुझे घर मिला हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाप की तरफ से विरासत में जायदाद मुझे अलीपुर चट्ठा में मिली हुई है। तो ना तो मुझे ये ख्वाहिश थी कि मैं घर बनाऊं, ना मुझे ये ख्वाहिश थी कि मैं अपने जायदाद को ही बनाऊं। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ जो मेरे वालिद और मेरी फूफो की तरफ से मुझे हिदायत ये थी कि बेटा हलाल खाना है, अपने बच्चों को हराम नहीं खिलाना। और जब अगर तुम्हें तनख्वाह में तुम्हारा गुजारा ना हो तो हम तुम्हारे बड़े बैठे हुए हैं, तो हमें फ़ोन करना, हम करेंगे। और यकीन माने कि 18, 19, 20 तारीख को तनख्वाह ख़त्म हो जाती थी, तो कभी मैं अपनी फूफो से पैसे मंगवा लेता था, क्योंकि वो फूफो भी थी और सास भी थी, और कभी मैं अपने वालिद से। मगर अल्हम्दुलिल्लाह ना मैंने हराम खाया, ना अपने बच्चों को खिलाया। अभी मेरे से कई जूनियर्स हैं, करोड़पति हैं, उनके बिज़नेस हैं उनकी, मगर जब मैं पता करता हूँ तो पता चलता है कि इनको नींद नहीं आती, रात को नींद की गोलियाँ खा के सोते हैं। कई हैं जो कि आफ्टर रिटायरमेंट भी उनको एजेंसियाँ उठा के ले गई क्योंकि उनके कारनामे पता चले। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये यकीन है कि जब भी कोई मेरा रिकॉर्ड देखेगा तो वो ये कहेगा कि बंदा ठीक था, ठीक था। और यही सोच के मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारी और मुझे फ़ख्र है। और मैंने अपने बेटों को भी यही कहा है कि हराम नहीं खाना, हलाल खाना है इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।